वर्किंग ऑफ हार्ट। हार्ट की वर्किंग में सबसे पहले हम लोग आएंगे फिश के केस में। फिश के केस में हम लोग देखेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट कैसे होता है। तो सबसे पहला जो वर्टिब्रेट है हमारा, जिसके बारे में हम समझने वाले हैं, दैट इज फिश। हम सबको पता है कि फिश में 2 चैम्बर हार्ट की होती है। इसमें एक एट्रियम होता है और इसमें एक वेंट्रिकल होता है। एक एट्रियम, एक वेंट्रिकल। जैसे मान लीजिए कि ये फिश है, यहां पे इसका गिल्स, यहां पे इसका हार्ट, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल। पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आया। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से कलेक्ट, पूरी बॉडी के हर एक ऑर्गन सिस्टम से कलेक्ट होकर के इसमें पहुंचा। फिर यहां से एट्रियम से ये पहुंचा वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से ये पहुंचा गिल्स। ठीक है, ये कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचा? गिल्स में। गिल्स में ये ब्लड प्यूरिफाई हुआ। प्यूरिफाई होने के बाद ये ब्लड यहां से पास कर गया पूरी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम में, ऑर्गन सिस्टम में एंटर कर गया। अब यहां पे देखो तो यही बात एंटर कर रही है कहां पे? हार्ट में। पूरी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम से ब्लड पहुंचा पहले हार्ट में। हार्ट में जो कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड था वो एट्रियम से वेंट्रिकल में पहुंचा, वेंट्रिकल से गिल्स में पहुंचा, जो इसका पल्मोनरी पार्ट है, जहां पे एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होंगे। और एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड, गिल्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां एंटर कर गया? सीधा ऑर्गन सिस्टम में एंटर कर गया। ऑर्गन सिस्टम में वो यूटिलाइज हुआ ब्लड। तो यहां पे ब्लड हार्ट से सिर्फ एक ही बार बाहर निकल रही है, और वो किस फॉर्म में निकल रही है? वो निकल रही है यहां पे कार्बोक्सीजनेटेड फॉर्म में। तो सिर्फ एक बार ही ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है यहां पे। अब यहां पे प्यूरिफाइड होने के बाद वो ब्लड सीधा कहां पहुंच गया? ऑर्गन सिस्टम में। ठीक है, सीधा कहां पहुंच गया? ऑर्गन सिस्टम में पहुंच गया। तो उस तरह की ब्लड जो यहां से सीधा ऑर्गन सिस्टम में पहुंच गया, वो कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, वो कौन सा ब्लड हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो यहां से ये जो सर्कुलेशन आप देख रहे हो सिर्फ एक बार हार्ट में, फिश के हार्ट में एंटर कर रही है। और इस तरह की सर्कुलेशन का नाम क्या होगा? इस तरह की सर्कुलेशन का नाम होगा सिंगल सर्कुलेशन। तो फिश के केस में जो सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड होता है वो किस तरह का सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड होता है? ये ब्लड होता है सिंगल सर्कुलेशन। ये हो गया सिंगल सर्कुलेशन। सेकंड एग्जांपल हो गया एम्फीबियन एंड मोस्ट रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस और मोस्ट रेप्टाइल्स। इसमें क्या होता है? 3 चैम्बर होते हैं हार्ट के। ठीक है, हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। यहां पे ऊपर में 2 एट्रियम प्रेजेंट होगा और नीचे सिर्फ एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा। ऊपर में 2 एट्रियम और नीचे सिर्फ एक वेंट्रिकल। जो भी इसका पल्मोनरी ऑर्गन है, जो भी यहां पे पल्मोनरी ऑर्गन है, उस पल्मोनरी ऑर्गन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा कहां पे? उस पल्मोनरी ऑर्गन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, पूरी बॉडी में ये जो ऑर्गन सिस्टम है, यूटिलाइज्ड ब्लड, कौन सी ब्लड? यूटिलाइज्ड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा यहां पे, मतलब कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा
कौन सी वेंट्रिकल, कौन सी एट्रियम में? राइट एट्रियम में। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचा? ये पहुंचा लेफ्ट एट्रियम में। अब जब ऊपर वाली एट्रियम कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों ही ब्लड, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहां से कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों ही ब्लड एक ही वेंट्रिकल में आ रहा है। ठीक है, दोनों ब्लड एक ही वेंट्रिकल में आ रहा है और दोनों यहां पे क्या हो रहा है? इंटरमिक्स्ड हो जा रहा है। दोनों ब्लड यहां पे इंटरमिक्स्ड हो जा रहा है। कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों ब्लड यहां पे इंटरमिक्स्ड हो गया। अब यहां से जो ऑर्गन सिस्टम को सप्लाई होगा ब्लड, वो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा और उसी ब्लड में ऑक्सीजन भी होगा। मतलब एक ही ब्लड में वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी है और ऑक्सीजन भी है। मतलब ऑर्गन सिस्टम को जो बॉडी में सप्लाई हो रही है वो इंटरमिक्स्ड ब्लड सप्लाई हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो किस तरह की ब्लड है? ये इंटरमिक्स्ड ब्लड सप्लाई हो रही है यहाँ पे। इस प्रोसेस को हम लोग इंटरमिक्सिंग ऑफ द ब्लड बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में मैंने आपको एक चीज समझाई थी, दैट वाज डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारे हार्ट में, जब हम ह्यूमन के हार्ट की बात करते हैं तो वहां पे 4 चैम्बर प्रेजेंट है ना, वहां पे 4 चैम्बर प्रेजेंट है हार्ट। यहां पे लंग्स से पहुंचा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पे हम बात करें बॉडी के ऑर्गन सिस्टम की, तो लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो इसमें पहुंचा लेफ्ट एट्रियम में, और बॉडी से जो यूटिलाइज्ड ब्लड था, कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड था, वो पहुंचा इसमें राइट एट्रियम में। जब ऊपर वाली एट्रियम कॉन्स्ट्रिक्ट की तो यहाँ का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा वेंट्रिकल में, और यहाँ का जो कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड था वो कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा कहां पे? वेंट्रिकल में, अपने अपने वेंट्रिकल में पहुंचा। फिर नीचे वाला जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के कहां पहुंचा? बॉडी के ऑर्गन सिस्टम में, और यहां से जो कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड था वो कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचा? लंग्स में। तो ये वाली जो सर्कुलेशन है, इस सर्कुलेशन को हमने क्या नाम दिया था? इस सर्कुलेशन का नाम था पल्मोनरी सर्कुलेशन, और इस वाली सर्कुलेशन का नाम था सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये याद होगा, ये पिछली क्लास में इतनी चीजें बताई थी मैंने। जो पल्मोनरी में जा रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो पल्मोनरी में जा रहा, ये जो पल्मोनरी ऑर्गन में जा रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये वाली ऊपर वाली जो सर्कुलेशन थी उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोला था। नीचे वाली जो सिस्टम में जा रही है दैट वाज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो नीचे वाली सर्कुलेशन सिस्टेमिक, ऊपर वाले सिस्टम पल्मोनरी, इतना हमने बताया था। अब यहाँ से कंपेयर करो, ये कहां पे होता है? ये जो डबल सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं ये होता कहां पे है? ये डबल सर्कुलेशन होता है मैमल्स के केस में, ये होता है एव्स के केस में। मैमल्स और एव्स के केस में ये होता है, लेकिन एम्फीबियन और मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स के केस में ये होता है। यहाँ पे जो सर्कुलेशन है, इस जगह की सर्कुलेशन और इस जगह की सर्कुलेशन, दोनों में आप डिफरेंस क्लियरली समझ सकते हो। यहाँ की सर्कुलेशन जो है इसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, और इस जगह की जो सर्कुलेशन है वो एक कंप्लीट सर्कुलेशन है जिसको हमने डबल सर्कुलेशन नाम दिया। यहाँ पे आप देखिए तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहीं पे मिक्स नहीं हो रहा। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? ऑक्सीजनेटेड और कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड की क्या हो रही है? इंटरमिक्सिंग हो रही है। यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? Why is it important to separate oxygenated and deoxygenated blood in the case of mammals and birds, but it is not important to separate in the case of
एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटेड क्यों होते हैं और यहाँ पे सेपरेटेड क्यों नहीं होते, इंटरमिक्स्ड क्यों होते? सुनिए, रीजन सुनिए इसका, अच्छे से ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। होता क्या है, मैमल्स और एप्स ये दोनों ही वार्म ब्लडेड है। ये दोनों किस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं? वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है। और वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ? वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म का मतलब ये हुआ कि उसकी जो एनर्जी नीड है इज हाई। उसकी एनर्जी नीड कैसी है? हाई एनर्जी नीड है। और हाई एनर्जी नीड के लिए वहां पे क्या चाहिए? वहां पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन चाहिए। क्या चाहिए? कंप्लीट ऑक्सीडेशन चाहिए। कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए? वहां पे हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। देखिए रीजन क्या बताया, देखो ध्यान से। मैमल और एप्स दोनों वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है। वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म मतलब क्या कि उसकी एनर्जी नीड हाई है। हमारी एनर्जी नीड काफी हाई होती है क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स्ड होता है और इस फिक्स्ड टेम्परेचर के लिए हमारी बॉडी को काफी मेहनत करनी पड़ती है। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कुछ भी रहे, चाहे 48 डिग्री सेल्सियस रहे, चाहे 2 डिग्री सेल्सियस रहे, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो फिक्स्ड है 37 डिग्री सेल्सियस तो वही रहेगा। उतनी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी को काफी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए तो हम लोग वार्म ब्लडेड हैं। और उसी के लिए एनर्जी नीड हाई होती है और उसके लिए क्या होता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड चाहिए। कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए और हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तो तभी मिल सकता है ना जब ब्लड में ऑक्सीजन की अमाउंट हाई हो। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी बात करो, ये दोनों एम्फीबियन और रेप्टाइल्स ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों कोल्ड ब्लडेड हैं, जिसकी की कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म की एनर्जी नीड काफी कम है। एनर्जी नीड इज लेस। तो अगर एनर्जी नीड ही कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इज लेस। तो अगर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट लेस है तो वहां पे ब्लड में ऑक्सीजन कम होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर ब्लड में ऑक्सीजन कम नहीं रहेगा, ज्यादा रहेगा, अगर ये मान लो इंटरमिक्सिंग नहीं होती तो क्या होता? वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होता और ज्यादा ऑक्सीजन होने से क्या होता? ज्यादा ऑक्सीजन होने से वहां पे क्या हो जाता? ज्यादा ऑक्सीजन होने से वहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जब ज्यादा हो जाएगी तो एनर्जी प्रोडक्शन हाई हो जाएगी, जितनी की उसको जरूरत नहीं है। उसको उतनी जरूरत नहीं है, उसको तो ये चाहिए कि उसके पास कम एनर्जी रहे। क्यों? क्योंकि कोल्ड ब्लडेड है, उसकी बॉडी के टेम्परेचर जो है वो एनवायरमेंटल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे, इसलिए उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है। वो एक बार फूड कंज्यूम करेगा तो वो 4 दिन तक उसको यूटिलाइज करेगा, लेकिन हमें एक दिन में 4 बार फूड यूज करना पड़ेगा और 4 बार फूड कंज्यूम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ठीक है, इसलिए हमें एक दिन में 4 बार फूड कंज्यूम करना पड़ता है। इस ऑर्गेनिज्म को 4 दिन में 1 बार फूड कंज्यूम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी नीड कम है। हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन हार्ट। ये हमारा अगला टॉपिक है। ह्यूमन हार्ट की जो पोजीशन है हमारे दोनों लंग्स के बीच में होती है, दोनों लंग्स के बीच में, इस जगह यहाँ पे होती है। ये जो बीच वाली बोन है स्टर्नम, इसके जस्ट लेफ्ट में यहाँ पे प्रेजेंट होता है और लगभग फिस्ट के ही शेप में होता है ह्यूमन हार्ट। और लगभग इसकी जो मास है वो 250 ग्राम से 300 ग्राम के बीच में होता है। ठीक है, 250 ग्राम से 300 ग्राम के बीच। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ऐसी है, देखिए। ये हो गया एट्रियम, ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग एट्रियम बोलते हैं। इससे ब्लड एंटर करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे पल्मोनरी वेन, जो कि यहाँ से लंग्स से ब्लड इसमें एंटर करेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लंग्स है तो लंग्स से ब्लड इसमें एंटर करेगी। ये हो गया हमारा लेफ्ट। ये वाला पार्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल का पार्ट, जहां से ब्लड बाहर निकलेगा, जहां से ब्लड बाहर निकलेगा आयोटा से। यहाँ पे 2 वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, एक वॉल्व यहाँ पे होता है इस जगह पे और एक वॉल्व यहाँ पे होता है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हमने बोला लेफ्ट एट्रियम और ये जो पार्ट है इसको हमने बोला, ठीक है, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल।
ये जो वाल्व यहाँ पे आप देख रहे हो, इस वाल्व का नाम है बाइकस्पिड वाल्व। इसको हम लोग बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। ये जो वाल्व है वो नीचे की ओर होता है, तो ये वाल्व भी नीचे की ओर होगा और ये वाल्व भी नीचे की ओर होगा। ये वाला पार्ट है राइट एट्रियम और इसको हम लोग बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। ये जो वाल्व है यहाँ पे जो आप देख रहे हो, इस वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। और यहाँ पे जो दोनों वाल्व देख रहे हो, एक वाल्व यहाँ पे है और एक वाल्व यहाँ पे है, इस दोनों वाल्व का नाम होता है सेमी ल्यूनर वाल्व। अब हार्ट के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, दो लेयर होता है एक्चुअली, यहाँ पे दो लेयर होता है, इसको पेरिकार्डियल लेयर बोलते हैं। और ये तो सबसे बाहर की लेयर है, इसको पेरिकार्डियम बोला जाता है। ये जो बीच में सेपरेटिंग लेयर आपको दिख रहा है दोनों वेंट्रिकल के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे नाम लिखा हूं इसका नाम है सेप्टम। ठीक है, इसका नाम सेप्टम है। इसका नाम बच गया। ये जो है हमारी बॉडी का मेन आर्टरी है, इसको हम लोग एओर्टा बोलते हैं। और पल्मोनरी आर्टरी, ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर वीना कावा। और ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं इंफीरियर वीना कावा। ये दोनों हमारी मेन वेन है, ये दोनों हमारी मेन वेन हो गई। ऊपर वाला सुपीरियर वीना कावा और नीचे वाला इंफीरियर वीना कावा कहलाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर। हार्ट की जो मसल होती है, इसको हम लोग कार्डियक मसल बोलते हैं। हमारी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूटिलाइज हुआ, यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड। इंफीरियर वीना कावा से पूरी बॉडी से यूटिलाइज्ड ब्लड पहुंचा यहाँ पे, हेड से और हैंड से। जो कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड था वो पहुंचा सुपीरियर वीना कावा से। मतलब हार्ट के जो ऊपर की पोजीशन है, यहां से ऊपर, वहां से सुपीरियर वीना कावा कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के कहां आया? राइट एट्रियम। लंग्स में ब्लड की प्यूरिफिकेशन होती है और वो प्यूरिफाइड ब्लड इधर से होता हुआ पहुंचा हमारे हार्ट में। ये कौन सा पार्ट है? ये है लेफ्ट एट्रियम और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा इस जगह। ऊपर वाले दोनों एट्रियम में ब्लड फिल होता है, ब्लड फिल होता है दोनों एट्रियम में। यहाँ पे ब्लड फिल हुआ बॉडी के ऑर्गन सिस्टम से, हेड से, हैंड से, कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड। और इसमें ब्लड फिल हुआ लंग्स से आकर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इट टेक्स टाइम ऑफ 0.4 सेकेंड फिलिंग ऑफ द ब्लड। फिलिंग ऑफ ब्लड इन एट्रियम, टाइम कितना लगा? 0.4 सेकेंड। ठीक है, यहां पे प्रेजेंट होता है एक नोड, इस जगह पे एक नोड प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं SA नोड। इसका काम क्या है? यहां पे नर्व इंपल्स यहां से जनरेट होगी और पूरी की पूरी एट्रियम में फैल जाएगी। नर्व इंपल्स यहां से जनरेट होगी, मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होगा और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल यहां से निकल करके पूरी की पूरी एट्रियम में फैल जाएगी, ऊपर वाले दोनों एट्रियम। और ऊपर वाले एट्रियम की जो कार्डियक मसल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगी। जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया इधर, किसमें? ये पहुंच गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, ये पहुंच गया कहां पे? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और यहां से जो कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड था वो पहुंच गया राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया कौन सा ब्लड? कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व है और ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, इस दोनों वाल्व का जो डायरेक्शन होता है वो नीचे की ओर ऐसे ओपन होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें पहुंचा? लेफ्ट एट्रियम।
और पूरी बॉडी से कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचा? राइट एट्रियम। इसमें और इसमें ब्लड फिल होने में कितना टाइम लगा? टाइम लगा 0.4 सेकंड। यहां पे जब ब्लड फिल हो गया तो इस जगह पे एक नोड होता है जिसको साइनोआर्टल नोड बोला जाता है। ये साइनोआर्टल नोड का काम क्या है? इट विल क्रिएट एन इलेक्ट्रिक इंपल्स, और वो इलेक्ट्रिक इंपल्स पूरे के पूरे एट्रियम की कार्डियक मसल पे फैल जाएगा, और ऊपर की जो कार्डियक मसल की वॉल है एट्रियम की वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, और यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहां से जो इंप्योर ब्लड था कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड वो कहां पहुंच गया? राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब इस जो वाल्व है यहाँ पे, दोनों वाल्व का डायरेक्शन देखो तो वो ऐसे नीचे की ओर है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नीचे की ओर ओपन हो सकता है। अब इसमें जैसे ऊपर से ब्लड का प्रेशर आएगा तो ये जो है ओपन हो गया, ब्लड का प्रेशर ऊपर से आएगा तो ये ओपन हो गया, लेकिन नीचे से अगर ब्लड का प्रेशर आएगा तो इसकी कस्प्स को देखो आप, ऐसे मुड़ी हुई है। तो जैसे नीचे से ब्लड का प्रेशर आएगा ये ऊपर की ओर ऐसे आया और ये बंद हो गया। ठीक है, इस तरह से बंद हो गया। नीचे जब ब्लड फ्लो होगी तो ये ओपन हो जाएगा, ऊपर जब ब्लड फ्लो करने की कोशिश होगी तो ये ऐसे बंद हो जाएगा। तो वाल्व का काम ही यही है। वाल्व का क्या होता है? ये वन वे डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करने देगा, चाहे यहां पे हो बाइकस्पिड वाल्व में, चाहे यहां पे हो ट्राइकस्पिड वाल्व में। अब ब्लड इसमें और इसमें फिल हो चुकी है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इसमें कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्या होता है, यहां पे एक और नोड प्रेजेंट होता है जिस नोड का नाम है एबी नोड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एबी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, ये एबी नोड से फिर से एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है, और वो इलेक्ट्रिक इंपल्स फिर से पूरी की पूरी वेंट्रिकुलर वॉल पे। अच्छा, मैंने आपको एक चीज नहीं बताया, जो ब्लड ऊपर से नीचे आएगी, ये जो ब्लड आएगी इसमें टाइम लगेगा 0.1 सेकंड का। ब्लड जो एट्रियम से वेंट्रिकल में जा रही है, एट्रियम से वेंट्रिकल में, उसमें टाइम कितना लग रहा है? 0.1 सेकंड का। पहले इसमें ब्लड फिल हुआ 0.4 सेकंड, ब्लड ऊपर से नीचे आया, उसमें टाइम कितना लगा? 0.1 सेकंड। ये पहला प्रोसेस था, ये दूसरा प्रोसेस है। अब आइए, यहां पे मैंने क्या बताया कि यहां पे एक एबी नोड है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये नोड क्या करता है? फिर से यहां पे इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होगा, और ये पूरी की पूरी वेंट्रिकल के कार्डियक मसल पे फैल जाएगी। पूरी वेंट्रिकल के कार्डियक मसल पे यहाँ पे नीचे फैल जाएगी, और वेंट्रिकुलर वॉल जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होगा। वेंट्रिकुलर वॉल में कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होगा तो अब आप देख रहे हो यहाँ की वॉल जो है वो थिक है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल है थिक है, मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा। लेकिन यहाँ पे जो वेंट्रिकुलर वॉल है वो थिन है, तो यहाँ पे उतने ज्यादा प्रेशर की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि यहाँ से जो कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड है वो इधर से निकल करके कहां पहुंच गया? लंग्स में पहुंच गया। इसको हमने क्या बोला था? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से निकल करके ये कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंच गया? लंग्स में। और यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर वन वे होने के कारण ये वापस तो एट्रियम में नहीं जा सकता, ये यहां से निकल करके इधर से सेमिल्यूनर वाल्व से होता हुआ, मेन आर्टरी से होता हुआ, इधर से होता हुआ ये कहां पहुंच जाएगा? ऑर्गन सिस्टम में पहुंच जाएगा। देखिए, ये हो गया जहां पे ऑर्गन सिस्टम में ब्लड फ्लो हो रही है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जहां पे ऑर्गन सिस्टम में ब्लड की फ्लो हो रही है, दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जब पल्मोनरी पार्ट में सर्कुलेशन होगा, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ऊपर वाला हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, नीचे वाला क्या हो गया? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ऊपर वाला जो पार्ट है जहां जिसमें पल्मोनरी ऑर्गन का सर्कुलेशन है, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। नीचे वाला जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन ऑर्गन सिस्टम में जा रहा है, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या हो गया? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और ये वाला पार्ट क्या हो गया? पल्मोनरी सर्कुलेशन। दो सर्कुलेशन हो गए। यहाँ पे जो डायरेक्शन आप देख रहे हो, लंग्स से प्यूरिफाइड ब्लड इसमें आया, यहाँ से फिर क्या कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आयोटा मेन आर्टरी के थ्रू होता हुआ बॉडी के ऑर्गन सिस्टम में चला गया। अब यहाँ पे इसने क्या किया? ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड कर दिया
बॉडी के ऑर्गन सिस्टम को। अब उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा बॉडी का ऑर्गन हमारा, और वहां से उसको यूटिलाइज कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। अब वो कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड यहां से होता हुआ इसमें पहुंचा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर पहुंच गया लंग्स। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस हो गई सर्कुलेशन की। अब इसमें जब वेंट्रिकल नीचे से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल नीचे से कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, तो यहां से जो ब्लड बाहर निकलेगी उसका टाइम लगेगा 0.3 सेकंड। ठीक है, इसका टाइम कितना लगेगा? 0.3 सेकंड। मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्स्ट्रिक्शन का जो टाइमिंग होता है वो होता है 0.3 सेकंड। ठीक है, मतलब जो सिस्टोलिक प्रेशर क्रिएट होती है, सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, सिस्टोल जो क्रिएट होता है, यहाँ पे इस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का जो टाइमिंग होगा वो 0.3 सेकंड का होगा। तो टोटल अगर हम हार्ट बीट की बात करें, ब्लड के फिल होने से लेकर के ब्लड के बाहर निकलने तक, इसको हम लोग कंप्लीट 1 पल्स बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज 1 पल्स। और 1 पल्स में जो टाइम लगता है वो टोटल टाइम लगता है 0.8 सेकंड का। अगर 1 मिनट की बात करो तो इट विल बी 72 टाइम्स पर मिनट। कितना टाइम लगेगा? 70 कितना पल्स होगा 1 मिनट में क्रिएट? दिस विल बी 72 टाइम्स इन 1 मिनट क्रिएट होगा। ठीक है, 1 पल्स में कितना टाइम लगेगा? 0.8 सेकंड का टाइम लगेगा। तो ये पूरा का पूरा जो सर्कुलेशन हो गया, ये 2 पार्ट में हो गया। एक पार्ट हो गया पल्मोनरी वाला पार्ट जिसमें लंग्स में जा रहा है, दैट इज पल्मोनरी, और दूसरा पार्ट हो गया जिसमें ऑर्गन सिस्टम में जा रहा है, दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब जब हार्ट से ब्लड निकल रही होती है, यहां से जब ब्लड निकल रही होगी, मैंने आपको बताया था क्या, यहां से जब नीचे से ब्लड फ्लो कर रही है, इस वाले पार्ट से ब्लड फ्लो कर रही है, खासकर इस वाले पार्ट से, तो हाई प्रेशर के साथ क्रिएट होगी, फ्लो होगी यहां से। और हाई प्रेशर इसलिए होती है क्योंकि यहां से निकल करके अगेंस्ट द ग्रेविटी सिर में भी जाना है और बॉडी के हर एक पार्ट में जाना है, हर एक सेल तक पहुंचना है। तो यहाँ की प्रेशर काफी हाई होती है। उस वाली प्रेशर को हम लोग बोलते क्या है? उस वाली प्रेशर का नाम होता है सिस्टोलिक प्रेशर। और सिस्टोलिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है 120 mm ऑफ Hg होती है सिस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू। और दूसरी प्रेशर होती है जब हार्ट रिलैक्स्ड कंडीशन में होगा, जब फिलिंग ऑफ द ब्लड हो रही होगी हार्ट में, उस वक्त की जो प्रेशर होती है उसको हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो होता है 80 mm ऑफ Hg। 80 mm ऑफ Hg का प्रेशर होता है। तो ये प्रेशर अगर कभी बढ़ जाता है, जैसे मान लो कि, तो वैसी कंडीशन की को हम लोग क्या करते हैं? हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में नॉर्मली जो है इसका या इसका किसी का भी जो है ब्लड, दोनों में से सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों में से किसी का भी प्रेशर बढ़ सकता है या दोनों ही बढ़ सकता है। तो वैसी कंडीशन में ये वैल्यू यहां से चेंज हो जाएगी। ठीक है, 120/80 नॉर्मली जो डॉक्टर लिखते हैं 120/80, तो 120/80 का मतलब यही है, 120 इज द सिस्टोलिक प्रेशर एंड 80 इज व्हाट? 80 इज डायस्टोलिक प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है सिग्मोमैनोमीटर। क्या होता है? उसको बोला जाता है सिग्मोमैनोमीटर बोला जाता है। अब लोग हाइपरटेंशन भी बोल सकते हैं। अगर हाई प्रेशर ब्लड प्रेशर क्रिएट हो गया, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज हाइपरटेंशन, जिसमें ब्लड की प्रेशर हाई हो जाती है, आर्टरीज की जो प्रेशर होती है वो काफी हाई होती है। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर के पास आप जाते हो तो यहाँ पे एक कफ लगाते हैं और कफ लगा करके यहाँ की जो आर्टरी होती है, इस जगह की आर्टरी, उसको वो प्रेशराइज करके बंद कर देते हैं। प्रेशराइज करके बंद कर दिया और उसके बाद यहाँ पे वो क्या करते हैं? एक स्टेथोस्कोप लगाते हैं इस जगह पे। पहले इसको प्रेशराइज करके एयर की प्रेशर से बंद कर दिया, फिर उसको धीरे धीरे इसमें से एयर निकाली जाती है और यहाँ पे ब्लड की प्रेशर की मेजरमेंट की जाती है। वो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर दोनों की मेजरमेंट यहाँ से की जाती है। तो यहाँ पे सिग्मोमैनोमीटर और इस जगह सिग्मोमैनोमीटर और इस जगह पे स्टेथोस्कोप। ठीक है, दोनों को यूज करके ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट करते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। अब देखिए यहाँ पे एक बात क्या आती है कि कभी कभी ब्लड में, कभी जैसे हार्ट में कभी प्रॉब्लम हुआ, हार्ट अटैक वगैरह का केस आया या फिर उसमें ब्लॉकेज हुआ, तो यहाँ पे ये जो देख रहे हो आर्टरी, यहाँ से आर्टरी से क्या होता है कि
ब्लड खुद को भी सप्लाई करती है, मतलब हार्ट को भी सप्लाई होता है ब्लड। तो यहाँ से जो खुद हार्ट को सप्लाई करती है दैट इज कोरोनरी आर्टरी, और कभी कभी उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, जैसे कोई पर्सन ज्यादा फैट कंज्यूम कर रहे हैं या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो वैसी कंडीशन वो उसमें ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। तो हार्ट के किसी पार्ट में अगर मान लीजिए ब्लड नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि हार्ट को खुद भी तो वर्किंग करनी है ना, जब खुद वर्किंग करनी है तो उसको खुद ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन अगर खुद नहीं मिलेगा तो वो वर्किंग कैसे करेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली इसको वर्क करना है, रुकना तो है नहीं, वो रुकेगा तो आदमी रुक जाएगा, तो कॉन्टिन्यूस उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो कोरोनरी आर्टरी से जो ब्लड हार्ट की वॉल में जो कार्डियक मसल में सप्लाई होती है उसमें अगर कभी ब्लॉकेज हो जाए, क्योंकि फाइन वो आर्टरीज होती है, तो अगर कभी उसमें ब्लॉकेज हो जाए तो कोई पार्ट में ब्लड फ्लो करना बंद कर दिया, तो वैसी कंडीशन में हार्ट अटैक क्रिएट हो सकता है, वो पार्ट डेड हो सकता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये नोड्स में से इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होना बंद हो जाता है। ठीक है, वैसे कंडीशन ऐसा कभी कभी आता है कि यहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होना बंद हो जाता है। तो वैसी केस में हम लोग क्या करते हैं, एक बाहर से इसमें हम लगा देते हैं पेसमेकर। पेसमेकर क्या करेगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल सप्लाई करता रहेगा। ठीक है, पेसमेकर की वायर को डायरेक्ट यहाँ से अटैच कर दिया जाता है, वैसी कंडीशन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक सिग्नल सप्लाई करता रहेगा और उससे जो है पूरे हार्ट की वर्किंग होती रहती है। दैट इज कॉल्ड एज पेसमेकर, जो बाहर से इलेक्ट्रिक सिग्नल की सप्लाई करता है। ओके, चलिए अब आप बोलिए आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। की वजह से होती है, जिस सिग्नल को कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से कैलकुलेट करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल यहाँ पे आता है उसी से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उस मैग्नेटिक फील्ड की मेजरमेंट हम लोग करते हैं, और मेजरमेंट करके उसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, ECG। हाँ चलिए बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बच्चा। सेकंड पॉइंट सर था, ये जो पेसमेकर के बारे में आपने अभी बताया, पेसमेकर एक एक्सटर्नल डिवाइस होता है। एक्सटर्नल डिवाइस होता है, हाँ। ओके सर, और थर्ड चीज थी सर, जब मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी तब शायद आप ऐसे करके कस्पिड्स का फंक्शन बता रहे थे। कस्पिड्स जो है बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो नीचे की ओर होता है, और नीचे की ओर डायरेक्शन होने के कारण वो क्या करता है कि वो वन वे डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करने देगा, सिर्फ ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर नहीं होने देगा। ठीक है, तो वो वन वे डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, ब्लड की फ्लो को कंट्रोल करता है। ओके सर। और कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है?